हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथड्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंगल फैक्टर डिज़ाइन के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स, सब्जेक्ट कोड है MPC 005 और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 का यूनिट 1। चैप्टर का नाम क्या है? सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मेन मकसद होता है नए नॉलेज को गेन करना या फिर किसी थ्योरी को टेस्ट करना। रिसर्च तभी यूजफुल होता है जब वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ की जाए। तो इसी प्लानिंग को हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जिसे फॉलो करके हम डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंगल फैक्टर डिज़ाइन क्या होता है? सिंगल फैक्टर डिज़ाइन का मतलब होता है कि आप अपनी रिसर्च में सिर्फ एक चीज़ यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखी जाती हैं। जैसे कि अगर आपको देखना है कि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है या फिर नहीं, तो एक्सरसाइज क्या हो गया आपका? सिंगल फैक्टर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि डाइट, स्लीप, सोशल लाइफ, इनको आप या तो सेम रखेंगे या फिर इनको इग्नोर करेंगे ताकि उनका कोई इफेक्ट ना आए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप क्या करते हैं, दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप जो है रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, दूसरा ग्रुप एक्सरसाइज नहीं करेगा और दोनों के स्ट्रेस लेवल को आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इस अप्रोच में क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज बदली जा रही है और बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, आपको एक क्लियर सिंपल आंसर मिलता है, एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है या फिर नहीं। क्या फ़ायदा होता है इस डिज़ाइन का, सिंगल फैक्टर डिज़ाइन का? इसमें जो है रिसर्च सिंपल हो जाता है, रिजल्ट्स क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। जब आप एक फैक्टर पर फोकस करते हो तो कंक्लूजन ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो सिंगल फैक्टर डिज़ाइन एक बेसिक पर पावरफुल टूल है जो रिसर्च को फोकस्ड बनाता है। अब जो है मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन पढ़ते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसके क्या मतलब होते हैं? रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट या प्लानिंग मैप होता है जिसे फॉलो करके रिसर्च की जाती है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। प्लान यानी कि पूरी रिसर्च का ओवरऑल आइडिया या फिर स्कीम। दूसरा होता है स्ट्रक्चर, किस ऑर्डर में स्टेप्स होंगे, क्या क्या स्टेजेस रहेंगी। थर्ड होता है स्ट्रेटजी, कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे और कैसे उसका एनालिसिस करेंगे। तो एक लाइन में अगर समझना हो तो रिसर्च डिज़ाइन वो प्लान है जो रिसर्चर अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिस्टमेटिकली फॉलो करता है, प्लान करता है, स्ट्रक्चर करता है और स्ट्रेटजी बनाता है। आप इसे एक छोटी एनालॉजी के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे एक घर बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है जिसको आप नक्शा बोलते हैं, घर का नक्शा चाहिए होता है। तो उसी तरीके से रिसर्च करने के लिए रिसर्च डिज़ाइन चाहिए होता है। यानी कि आप अगर रिसर्च का नक्शा, ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे कैसे आपको जाना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इसके लिए रिसर्च डिज़ाइन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो है रिसर्च डिज़ाइन का फंक्शन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन तो आपने बना लिया, लेकिन उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन का मेन काम है सही तरीके से रिसर्च क्वेश्चंस का जवाब देना, वो भी एक्यूरेट, वैलिड और एफिशिएंट तरीके से। इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। क्या क्या? रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर देना, यानी रिसर्चर को गाइड करता है कि कैसे डेटा कलेक्ट करें, हाइपोथेसिस टेस्ट करें और डिपेंडेबल रिजल्ट मिले। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो होता है वेरिएंस को कंट्रोल करना। वेरिएंस मतलब डिफरेंस, अंतर। तो इसमें एक प्रिंसिपल फॉलो होता है मैक्स मिन कॉन, जिसका मतलब है सबसे पहले मैक्स, मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस। बस उस चेंज को फोकस करो जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है। मैक्स का मतलब हुआ जैसे अगर एक्सरसाइज का इफेक्ट देख रहे हो तो बस उसी पे ध्यान दो, एक्सरसाइज पे ध्यान दो। मिन का क्या मतलब है? मिनिमाइज
एरर वेरिएंस, वो रैंडम गलतियां जो रिजल्ट को कंफ्यूज कर सकती हैं उन्हें कम करो। ये हो गया मिन। कॉन, मैक्स मिन कॉन, कॉन का क्या मतलब है? कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस, यानी कि बाकी फैक्टर्स जैसे डाइट, स्लीप, इनको कंट्रोल करो रैंडमाइजेशन या एलिमिनेशन करके। ठीक है, तो मैक्स मिन कॉन का आपको मतलब समझ में आ गया। मैक्स मतलब मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस, मिन मतलब मिनिमाइज एरर वेरिएंस, और कॉन मतलब कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएंस। तो रिसर्च डिजाइन स्टडी को ऐसे प्लान करता है कि आंसर्स क्लियर होते हैं, रिलायबल होते हैं और वैलिड होते हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के। रिसर्च डिजाइन को अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक जो है टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो है फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो चीज़ जिसका इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मैं बहुत पहले कई चैप्टर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से बता देता हूँ। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो वेरिएबल होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिस पे इफेक्ट देखा जाता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वजह से इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर आप फैन का जो है नॉब है उस पर 1 2 3 4 5 5 स्पीड आप उसमें कर सकते हैं, 5 तक। तो आप नॉब को चेंज करते हैं 1 2 3 4 5। आपके नॉब को चेंज करने से फैन जो है स्पीड उसकी घटती बढ़ती है। तो यहाँ पे आप जो नॉब का स्पीड चेंज कर रहे हैं वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसको आप चेंज कर रहे हैं। उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन है? फैन। तो आप नॉब को चेंज करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो है फैन, वो उसकी स्पीड तेज और कम होती रहती है। ठीक है, आप समझ में आपको आ गया होगा। हर एक्सपेरिमेंट में कम से कम एक फैक्टर होता ही है। जैसे कि अगर हम रिवॉर्ड का इफेक्ट लर्निंग पे देख रहे हैं तो रिवॉर्ड एक फैक्टर है। लेवल क्या होता है? लेवल होते हैं एक फैक्टर के अलग अलग वैल्यूज या कंडीशंस। हर फैक्टर का कम से कम 2 लेवल होना चाहिए। एग्जाम्पल, रिवॉर्ड फैक्टर के 2 लेवल हो सकते हैं। रिवॉर्ड दिया गया, रिवॉर्ड नहीं दिया गया। ठीक है, अब जो है ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें सब्जेक्ट को रखा जाता है। जब हम मल्टीपल फैक्टर्स और लेवल्स कंबाइन करते हैं तो अलग अलग ट्रीटमेंट्स बनते हैं। जैसे अगर हम 2 इंटू 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो टोटल 4 ट्रीटमेंट मिलते हैं। 2 लेवल्स इंटू 2 लेवल्स इज इक्वल टू 4 ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो फैक्टर क्या है? क्या चीज़ टेस्ट हो रही है वो है फैक्टर। जिस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर। लेवल क्या होता है? उस चीज़ के अलग अलग रूप, उस फैक्टर के अलग अलग रूप। ट्रीटमेंट क्या होता है? जो कंडीशन पार्टिसिपेंट पे अप्लाई होती है, ये हो गया ट्रीटमेंट। अब जो है सिंगल फैक्टर डिज़ाइन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं मैं, सिंगल फैक्टर डिज़ाइन एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब हम एक ही चीज़ का असर देख रहे होते हैं और बाकी सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। अगर आप देख रहे हो कि म्यूजिक से मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ म्यूजिक आपका इकलौता इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं। सिंगल फैक्टर के दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। हर ग्रुप को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है। एक पार्टिसिपेंट सिर्फ एक कंडीशन का हिस्सा होता है। जैसे कि ग्रुप ए को म्यूजिक सुनाया गया और ग्रुप बी को नहीं, और देखा गया कि उसका जो है मेमोरी पे क्या इफेक्ट होता है म्यूजिक का। तो एक ग्रुप को आप म्यूजिक सुना रहे हैं, दूसरे को आप म्यूजिक सुना ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो होता है विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। इसमें क्या होता है? वही पार्टिसिपेंट सभी कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। हर इंसान पर हर ट्रीटमेंट अप्लाई होता है, यानी कि हर पार्टिसिपेंट को एक बार म्यूजिक के साथ और एक बार बिना म्यूजिक के टेस्ट किया गया। पार्टिसिपेंट्स वही हैं, अब कंडीशन चेंज हो गई। हर पार्टिसिपेंट को टेस्ट किया गया, एक बार म्यूजिक के साथ कि उनकी मेमोरी पे क्या इफेक्ट होता है, लर्निंग पे क्या इफेक्ट होता है, और दूसरी बार बिना म्यूजिक के। तो ये हो गए दो टाइप्स, बिटवीन ग्रुप डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। अब जो है ये डिजाइन कब काम आता है?
जब रिसर्चर एक फैक्टर का क्लियरली इम्पैक्ट देखना चाहता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब सिंगल फैक्टर डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। इससे रिजल्ट सिंपल, क्लियर और वैलिड मिलते हैं। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन को अब समझते हैं थोड़ा इजीली। क्या होता है बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन? ये एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें हम सब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं और हर ग्रुप को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। सब्जेक्ट्स को रैंडमली ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ताकि रिजल्ट फेयर हो। अब बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है टू रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि फीडबैक देना स्टूडेंट्स के लर्निंग पे क्या असर डालता है। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि फीडबैक देने से स्टूडेंट की लर्निंग पे क्या असर होता है। हम स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप ए जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसे फीडबैक दिया जाता है। ग्रुप बी कंट्रोल ग्रुप है, यानी कि उनको फीडबैक दिया ही नहीं जाता, तो वो कंट्रोल ग्रुप हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों ग्रुप के लर्निंग आउटकम्स को कंपेयर करते हैं। कौन सा टेस्ट यूज होता है इसमें? टी टेस्ट यूज होता है, मैन वेटनी यू टेस्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया टू रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का एक तरीका। फिर होता है मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में, मल्टी ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है? मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड, मान लीजिए अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स हैं ए बी सी डी, कौन सा बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं। हर एक टीचिंग मेथड के लिए अलग ग्रुप, यानी कि 4 तरीके के अगर टीचिंग मेथड्स हैं तो हमने क्या किया, 4 तरीके के ग्रुप बना दिए। हो सकता है एक कंट्रोल ग्रुप भी हो जो कोई नया मेथड ना यूज़ करे, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 4 तरीके के टीचिंग मेथड्स हैं तो हम 4 ग्रुप बना सकते हैं जिसमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स दिए जाएं, और एक ग्रुप ऐसा बना दें जिसको कोई नया ग्रुप नया टीचिंग मेथड ना दें, उसको पुरानी टीचिंग मेथड ही दे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। इसमें कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करते हैं? वन वे अनोवा यूज़ करते हैं जब ज़्यादा ग्रुप्स कंपेयर करते हैं तब, और डंकन रेंज टेस्ट यूज़ करते हैं जब हम डिटेल में डिफरेंस देखना चाहते हैं तब। मल्टी ग्रुप डिज़ाइन के बाद आता है मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। इसको कब यूज़ करते हैं? जब हम चाहते हैं कि ग्रुप बराबर हो किसी इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बेसिस पर, जैसे इंटेलिजेंस के बेसिस पर हो, मार्क्स के बेसिस पर हो, तो हम मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन यूज़ करते हैं, यानी ग्रुप्स बराबर हो किसी क्वालिटी के बेसिस पर। कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैचिंग होते हैं इसमें? मैचिंग बाय पेयर्स। इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट को दूसरे ग्रुप के उस स्टूडेंट के साथ मैच करते हैं जिसका स्कोर या लेवल सिमिलर हो। यानी अगर मान लीजिए एक ग्रुप, दो ग्रुप है, तो एक ग्रुप में जो 90% वाला बच्चा है उसको दूसरे ग्रुप के 90% वाले बच्चे से हम मैच करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो गया मैचिंग बाय पेयर्स। दूसरा है मैचिंग बाय मीन एंड एसडी, यानी पूरा ग्रुप का एवरेज यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रखा जाता है इसमें। टाइप्स ऑफ मैचिंग में क्या हो गया, मैचिंग बाय पेयर्स और मैचिंग बाय मीन एंड एसडी। इसका फायदा क्या है? ये डिज़ाइन इंश्योर करता है कि कोई भी डिफरेंस सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से हो, किसी और फैक्टर की वजह से ना हो। अब बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के बाद आता है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। क्या होता है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन? इस डिज़ाइन में एक ही ग्रुप को अलग अलग मल्टीपल कंडीशंस या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, यानी सेम पार्टिसिपेंट्स को मल्टीपल कंडीशंस या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। एक ही इंसान हर कंडीशन से गुजरता है ताकि उसके रिस्पॉन्सेज को कंपेयर किया जा सके। इसका फ़ायदा क्या है? अलग अलग लोगों की डिफरेंसेस को अवॉइड करते हैं और हर सब्जेक्ट का खुद का रिजल्ट कंपेयर किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है टू कंडीशंस विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। टू कंडीशंस, तो इसमें क्या होता है, टू कंडीशंस विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में क्या होता है, समझ लीजिए हम देखना चाहते हैं कि रेड और ग्रीन कलर पर रिएक्शन टाइम का क्या इफेक्ट होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, सारे सब्जेक्ट्स को रेड कलर स्टिमुलाई दिखाया जाता है, फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स को ग्रीन कलर स्टिमुलाई दिखाया जाता है। यानी सेम पार्टिसिपेंट्स को पहले रेड कलर दिखाया जाता है और फिर ग्रीन कलर का स्टिमुलाई। दोनों कलर्स को उनके जो रिस्पॉन्स टाइम है किसी और इंसान से नहीं बल्कि सेम सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स से ही कंपैरिजन होता है यहाँ पे। यानी सेम पर्सन है, उसी के हम लोग रिस्पॉन्सेस को देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जब वो रेड कलर में था तो उसका क्या स्टिमुलस था और ग्रीन कलर में आया तो क्या उसका इफेक्ट था।
तो ये हो गया टू कंडीशंस विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। दूसरा है मल्टीपल कंडीशंस विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। ढेर सारी कंडीशंस अगर हो तो जैसे कि हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी मेमोरी के लिए बेस्ट है। कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी? तो सबसे पहले हम विजुअल दिखाते हैं, एक्रोस्टिक और सिमेंटिक। मान लीजिए 3 तरह के वर्ड प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी है, तीनों हम दिखाना चाहते हैं और किसका इफेक्ट कैसा होता है वो कंपेयर करना चाहते हैं। तो क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट को तीनों कंडीशन दी जाती हैं, विजुअल प्रोसेसिंग, एक्रोस्टिक प्रोसेसिंग और सिमेंटिक प्रोसेसिंग। हर कंडीशन के बाद उनका मेमोरी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया जाता है, फिर कंपेयर करते हैं कौन सी कंडीशन में मेमोरी ज़्यादा अच्छी रही। तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल कंडीशंस विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। तो समरी क्या है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक ही सब्जेक्ट सभी कंडीशन से गुजरते हैं, इसमें हर सब्जेक्ट का खुद के साथ कंपैरिजन होता है, इससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इफेक्ट कम हो जाता है, स्टैटिस्टिकल पावर ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी ऑर्डर इफेक्ट भी हो सकता है। तो ऑर्डर इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम काउंटर बैलेंसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट। ऑर्डर इफेक्ट क्या होता है? ऑर्डर इफेक्ट क्या होता है? ये इफेक्ट तब होता है जब अलग अलग कंडीशंस की ऑर्डर सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज को अफेक्ट करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी इंसान को पहले जो है खूब हैवी वेट उठाने को दिया जाए और फिर उसको लाइट वेट उठाने को दिया जाए, तो वो हल्का वेट और भी हल्का लगेगा। ये आपने भी कभी जिम जाके अगर आपने एक्सरसाइज किया तो आपने फील किया होगा कि आप एकदम से हैवी वेट उठाते हैं और उसके बाद आप लाइट वेट उठाते हैं तो वो लाइट वेट और ज़्यादा लाइट लगने लगता है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस उसके परसेप्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर इफेक्ट। ठीक है, दूसरा होता है सीक्वेंस इफेक्ट। ये क्या होता है? सीक्वेंस इफेक्ट क्या होता है? ये तब होता है जब एक कंडीशन का इफेक्ट दूसरी कंडीशन पर पड़ता है, यानी कंडीशन के बीच इंटरेक्शन से जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं उसे सीक्वेंस इफेक्ट कहते हैं। एग्जांपल, अगर पहले रेड लाइट दिखाई गई और फिर ग्रीन लाइट, तो शायद ग्रीन का रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी एक और लाइट पे रिएक्ट कर चुका था। यानी आपको पहले रेड लाइट दिखाई जाए और उसके जस्ट बाद ग्रीन लाइट, तो एकदम से आपको ग्रीन लाइट पूरी तरीके से नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने पहले ही एक लाइट देखी हुई है, तो उसका इफेक्ट भी रहेगा आपके आंखों पर, क्योंकि एक ही सीक्वेंस में आप चीज़ों को देख रहे हैं। तो ऐसा जब होता है तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस इफेक्ट। तो पहला क्या था? ऑर्डर इफेक्ट, अब ये था सीक्वेंस इफेक्ट। तो कैसे कंट्रोल करें ऑर्डर और सीक्वेंस इफेक्ट को? तो सबसे पहला तरीका होता है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि हर सब्जेक्ट को अलग अलग सीक्वेंस में चीज़ें जो है करवाना, बिना किसी फिक्स पैटर्न के, पूरी तरह से रैंडम तरीके से। क्यों करते हैं इसको? ताकि ऑर्डर का इफेक्ट, जैसे कोई कंडीशन पहले आई तो उसका ज़्यादा या कम असर हुआ, रिसर्च के रिजल्ट पे खराब ना करे, यानी एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे रिजल्ट को खराब ना करे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम 3 चीज़ें टेस्ट करते हैं। ए जो है रेड लाइट है, बी जो है ग्रीन लाइट है और सी जो है ब्लू लाइट है। ठीक है, अगर सारे सब्जेक्ट्स को एक ही ऑर्डर में ए बी सी टेस्ट करेंगे तो हो सकता है थर्ड टेस्ट के टाइम पे सब्जेक्ट थक जाए या बोर हो जाए और रिजल्ट गलत आ जाए। इसलिए रैंडमाइजेशन यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट ए के लिए ऑर्डर है ए बी सी, सब्जेक्ट बी के लिए ऑर्डर है सी ए बी, सब्जेक्ट सी के लिए ऑर्डर है बी सी ए। मतलब हर किसी का ऑर्डर अलग है, बिना किसी फिक्स पैटर्न के। इससे थकान, प्रैक्टिस या सीक्वेंस का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और रिसर्च का रिजल्ट ज़्यादा फेयर और एक्यूरेट आता है। दूसरा तरीका है काउंटर बैलेंसिंग। जब सब्जेक्ट्स कम होते हैं तो हम कंडीशंस को अलग अलग सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं ताकि हर कंडीशन हर पोजीशन में जाए, स्टार्टिंग, मिडिल और एंड। अगर 3 कंडीशंस हैं ए बी सी, तो कुछ पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं, जैसे कि ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, इस तरीके से हो सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हर कंडीशन का एवरेज इफेक्ट निकल आता है और ऑर्डर का इन्फ्लुएंस कैंसिल हो जाता है। ऑर्डर और सीक्वेंस हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को बायस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें रैंडम या बैलेंस्ड वे में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है।
अब जो है एक कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन ग्रुप वर्सेस विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन का। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है, हम लोग ऑलरेडी समझ भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कंपैरिजन शीट के थ्रू। तो सबसे पहले है बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन और दूसरा है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं, उन पे हम इनका कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन एक्सपीरियंस। तो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, हर सब्जेक्ट सिर्फ एक कंडीशन का एक्सपीरियंस करता है। हमने देखा था ना, हर सब्जेक्ट सिर्फ एक कंडीशन का एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि दूसरा ग्रुप दूसरे कंडीशन का एक्सपीरियंस करता है। लेकिन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में क्या होता है, सेम सब्जेक्ट को हर सब्जेक्ट सभी कंडीशन का एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक डिफरेंस हो गया। वेरिएबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में इंडिविजुअल डिफरेंस ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। सब्जेक्ट डिज़ाइन में क्या होता है, सब्जेक्ट वही होता है तो वेरिएबिलिटी कम होती है। प्रैक्टिस कैरी ओवर इफेक्ट, इसमें क्या होता है, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में नहीं होता इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट रिपीट नहीं करता इसमें। कैरी ओवर इफेक्ट इसमें नहीं होता है बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में, क्योंकि वही सब्जेक्ट अलग अलग कंडीशन में नहीं जा रहा, वो सब्जेक्ट एक कंडीशन में है और सिर्फ एक ही कंडीशन को देख रहा है। लेकिन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में वो वही सेम सब्जेक्ट है, अलग अलग कंडीशन में जा रहा है। तो हो सकता है सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर लेता है या एक इफेक्ट दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में ज़्यादा सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में कम सब्जेक्ट में काम चल जाता है, क्योंकि उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम अलग अलग कंडीशंस में लेके जाते हैं। प्रिसीजन और सेंसिटिविटी कम होती है ड्यू टू हाई वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में ज़्यादा होती है सेंसिटिविटी ड्यू टू कंट्रोल्ड वेरिएबिलिटी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आपको सारे सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसके क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी pxmonks@gmail.com पर। मैं आपको फुल सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम pxmonks। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। See you in our next video. Thank you very much.